हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, यहाँ पर हम लोग अपनी जो कॉमर्स की प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ में कॉमर्स के एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को कवर कर रही हूँ। ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके कॉमर्स के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। Which one of the following two form of collective bargaining were identified by the Chamberlain and Cohen? तो चैम्बरलिन और कुहन ने कौन से वाले जो दो फॉर्म है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? जहां पर दो पार्टीज होते हैं, एक प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सॉरी एक एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और एक कौन होते हैं? एम्प्लॉयज होते हैं। तो दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ही क्या करते हैं? आपस में मिलकर बार्गेन करते हैं टॉप किन्हीं चीजों को लेकर। तो जब उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उन दोनों को वो दोनों मिलकर बार्गेनिंग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। तो बार्गेनिंग जो रहती है वो अलग अलग टाइप की रहती है। तो चैम्बरलिन एंड कुहन ने कौन से वाले टू फॉर्म के बारे में बताया है? तो उन्होंने बताया है कंजक्टिव बार्गेनिंग एंड कोऑपरेटिव बार्गेनिंग के बारे में बताया है। क्लियर हो गया किसके बारे में? कौन से दो टाइप की बार्गेनिंग के बारे में बताया है इन्होंने? कंजक्टिव बार्गेनिंग एंड कोऑपरेटिव बार्गेनिंग के बारे में बताया है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who observed that a worker behavior and sentiment are closely related? मतलब कि वर्कर का बिहेवियर, इट मीन्स ये किसके ऊपर बात करना चाह रहा है? ये नियो क्लासिकल अप्रोच के ऊपर बात करना चाह रहा है। तो नियो क्लासिकल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किन्होंने दिया है? एल्टन मायो ने दिया है। पेटर एफ ड्रकर ने किस चीज का कंसेप्ट दिया है? एमबीओ का, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का। एफ डब्ल्यू टेलर ने किस चीज का कंसेप्ट दिया है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है? जहां पर पुरानी थ्योरीज को डिस्कार्ड कर दिया जाता है और न्यू को अडॉप्ट किया जाता है। डेल योडर एचआरएम की डेफिनेशन प्रोवाइड करवाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआरएम? एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, तो उसके कुछ फंक्शन होते हैं। तो कुछ ऑपरेटिव फंक्शन होते हैं और कुछ नॉर्मल फंक्शन होते हैं, जैसे कि स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो ये फंक्शनल होते हैं। और ऑपरेटिव फंक्शन में क्या आता है तो क्या नहीं आता है? तो जो ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा ये फंक्शनल एचआरएम के फंक्शनल फंक्शंस हो जाएंगे, नॉर्मल फंक्शंस। ठीक है, जिसमें आप लोग मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो वैसे ही नॉर्मल फंक्शन और बाकी जो है वो ऑपरेटिव फंक्शन में आते हैं। प्रोक्यूरमेंट करना, एम्प्लॉयज को लेकर आना, डेवलप करना, इंटीग्रेट करना। बट ऑर्गेनाइजिंग जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बी हो जाएगा और इसका सी आपका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द आईएमएफ। आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1944 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, जब ब्रिटेन वुड की ट्विन हुई थी। तो आईएमएफ जो होता है वो क्या करता है? शॉर्ट टर्म के लिए क्या करता है? लोन प्रोवाइड करवाता है। बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। जो भी बीओपी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बीओपी रिलेटेड क्राइसिस होते हैं, तो उस केस में फंडिंग प्रोवाइड करवाता है। तो आईएमएफ असिस्ट करता है। ठीक है, तो काफी सारे तरीकों से करता है। तो आइडेंटिफाई द वन विच इज मेनली मेंट फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसमें से कौन से वाला असिस्टेंस है जो मेनली किसके लिए होता है? लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए होता है। तो ये आपके पास में कौन से है? तो क्रेडिट ट्रांचेस आप लोगों के पास में क्या होते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। क्रेडिट ट्रांचे क्या होता है? एक सिस्टम होता है रिलीज करना लोन। जब आईएमएफ लोन देता है तो वो किस फॉर्म में देता है? ट्रांचेस की फॉर्म में देता है। ठीक है, तो जब एक मेंबर नेशन अप्लाई करता है लोन के लिए, ताकि जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो आईएमएफ किसकी फॉर्म में लोन प्रोवाइड करवाता है? ट्रांचेस की फॉर्म में लोन प्रोवाइड करवाता है। एक स्कीम है आईएमएफ की कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी, जो कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1963 के अंदर। कंपनसेट करता है, कंपनसेट किसको करता है? ये हेल्प करता है मेंबर कंट्रीज को कि वो कॉप करेंगे जो भी टेम्परेरी एक्सपोर्ट शॉर्टफॉल आता है ना, टेम्परेरी जब एक्सपोर्ट वगैरह कम हो जाते हैं, जो एकदम शॉक हो गया, तो उन वजह से कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना फाइनेंसिंग की। तो ये क्या होता है? कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास में आ जाएगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होता है, ये 1974 के अंदर आया था। ये क्या करता है? असिस्ट करता है मेंबर कंट्रीज को कि जो भी बीओपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करें। तो ये आईएमएफ ये कब बना था? 1974 के अंदर बना था। तो क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास में? जो लेस डेवलप कंट्रीज के लिए है वो कौन से वाले? कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटीज है। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, so move to the next question on your screen.
देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की कंटेक्स्ट में, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जहां पे क्या किया जाता है, हमारी इकोनॉमी को पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ क्या किया जाता है, लिंक किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लेविट थेसिस का मीनिंग क्या होता है, तो ये क्या होती है, एक स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटेजी होती है किस चीज की, टू रिस्पॉन्ड टू दी वर्ल्ड वाइड होमोजेनियस मार्केट, जो होमोजेनियस मार्केट है, सेम मार्केट है, ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड करने की, एंड एक्सपेंड दी मार्केट, मार्केट को एक्सपेंड करने की, किसके थ्रू, अग्रेसिव लो प्राइसिंग के थ्रू। तो ये क्या होती है, लेविट थेसिस का मीनिंग क्या होता है, ये एक स्ट्रेटेजी होती है रिस्पॉन्ड करने की वर्ल्ड वाइड सेम मार्केट को, और एक्सपेंड करना मार्केट को कैसे, थ्रू अग्रेसिव लो प्राइसिंग, प्राइसिंग को क्या रखा जाता है, लो रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ग्रोमेशन आप लोगों के पास में होता है, अलग अलग टाइप के मर्जर होते हैं, तो एक मर्जर होता है कॉन्ग्रोमेशन, जहां पे जब दो अनरिलेटेड बिजनेस आपस में मर्ज होते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्ग्रोमेशन मर्जर होता है, ठीक है। जैसे कि एक म्यूजिक वाली कंपनी वो है, वो फूड वाली कंपनी के साथ में मर्ज हो रही है, तो ये क्या कहलाता है, कॉन्ग्लोमेशन मर्जर होता है। तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो कौन सी कंट्री के अंदर इसको क्या कहा जाता है, चंबोल कहा जाता है, कौन सी कंट्री में इसको क्या कहा जाता है बच्चा मेरे, चंबोल कहा जाता है। तो चंबोल जो होता है वो कहाँ पे कहा जाता है आप लोगों के पास में, चंबोल कहाँ पे कहा जाता है, हम द ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास में बी रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा, जो साउथ कोरिया रहेगा यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, चंबोल कहा जाता है, ठीक है जी। एक मिनट, मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा, हाँ जी। सो साउथ कोरिया में इसको क्या कहा जाता है, ये चायबोल कहा जाता है, चायबोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में। तो जैसा कि हमें पता है कि जो एक इंडिविजुअल होता है, आपको पता है कि जो इनकम टैक्स है उसके अंदर पर्सन की डेफिनेशन होती है, उसके डेफिनेशन में एक इंडिविजुअल को लेकर आया जाता है। तो इंडिविजुअल जो होता है वो क्या होता है, या तो वो क्या होता है कंपनी का रेजिडेंट, या तो वो क्या होता है इंडिया का रेजिडेंट होता है, या तो वो इंडिया का क्या होता है, नॉन रेजिडेंट होता है, ठीक है। अब रेजिडेंट होने के बाद में फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है कि जो पर्सन होता है या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, या तो क्या होता है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, ठीक है। तो इनके ऊपर अलग अलग टैक्स इंसिडेंस होता है, ठीक है। तो जो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर आप याद रखिएगा, उनको केवल इंडिया के अंदर 4 ही इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है बेसिकली। ऐसी इनकम जो उन्होंने इंडिया में अर्न करी है, ठीक है, या डीम टू बी अर्न, मतलब कि उनको लग रहा है कि वो इंडिया में अर्न होगी, तो डीम टू बी अर्न, या फिर ऐसी इनकम जो क्या हुई है, उनको क्या हुई है, इंडिया में क्या करी है, उन्होंने रिसीव करी है, डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, या रिसीव, या फिर डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, ठीक है। या फिर कोई इनकम जो इंडिया के अंदर अराइज हुई है, या तो ये क्या होती है आप लोगों के पास में, नॉन रेजिडेंट के लिए क्या होती है, टैक्सेबल होती है। तो एक नॉन रेजिडेंट है, उसने क्या अर्न करे, 36,000 रुपीज को क्या करा है, अर्न करा है, ठीक है, एज एन इंटरेस्ट, तो ऑन जर्मन डेवलपमेंट बोर्ड, तो जो उसमें से उसको इंडिया में कितनी रिसीव हुई है, 1/6। तो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट के लिए केवल 4 ही इनकम टैक्सेबल होती है, ऐसी इनकम जो इंडिया में अर्न हुई है, या फिर डीम टू बी अर्न है, या फिर रिसीव इन इंडिया, या फिर डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। तो उसको रिसीव कितनी हुई है, 1/6 रिसीव हुई है, तो वही पार्ट क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जब वो जीटीए निकालेगा 36,000 का 1/6 टैक्सेबल हो जाएगा। नॉर्मली ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो होता है उसके लिए ऑलमोस्ट सारी चीजें टैक्सेबल होती है, नॉन ऑर्डिनरी के लिए उससे थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये आप लोगों के पास में जीएवी निकालने हैं, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने एक प्रॉपर्टी की। तो सबको पता है यहाँ पे ये हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी सेकेंड हेड होता है अंडर सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन क्या है इसका, सेक्शन 22 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेंट है, और एनुअल रेंट रिसीव है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास में क्या होता है, क्या देखा जाता है, सबको बहुत अच्छे से पता है। सबसे पहले क्या देखा जाता है, म्युनिसिपल वैल्यू और द फेयर रिटर्न वैल्यू को देखा जाता है। सबसे पहले किसको देखा जाता है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रिटर्न वैल्यू, जो भी दोनों में से क्या होती है, हाई होती है, उसको हम लोग आगे लेकर चलते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, किसके साथ में कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट के साथ में कंपेयर करते हैं। जो भी उनमें से क्या होती है, लो होती है, जो भी उनमें से लो होती है उसको क्या मान लिया जाता है,
एक्सपेक्टेड रेंट मान लिया जाता है। म्युनिसिपल वैल्यू वर्सेस फेयर रिटर्न, जो भी दोनों में से हाई होती है उसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ में, स्टैंडर्ड रेंट के साथ में। जो भी दोनों में से कम होती है उसको एक्सपेक्टेड रेंट मान लिया जाता है। और एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर किया जाता है, एक्चुअल रेंट से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। जो भी दोनों में से क्या होती है, हाई होती है, उसको क्या मान लिया जाता है, GAV, ग्रोस एनुअल वैल्यू मान लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको देखा जाता है, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रिटर्न वैल्यू। जो भी दोनों में से क्या है, हाई है, तो हाई क्या है 68,000 है, उसको कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट के साथ में जो कितना है 62। जो भी दोनों में से लो है, लो क्या है, स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट को ही क्या मान लिया जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट मान लिया जाएगा। उसको कंपेयर किया जाएगा किसके साथ में, एक्चुअल रेंट के साथ में, वो कितना है 65,000 है। तो जो भी दोनों में से क्या होगा आप लोगों के पास में कम, जो भी पहले हाई हो गया, पहले हाई कंपेयर हो गया, फिर लो हो गया, अब फिर हाई को देखना, तो जो भी दोनों में से हाई होगा वो GAV बन जाएगा, तो 65,000 हमारा आंसर आ जाएगा। पहले क्या देखना है, म्युनिसिपल वैल्यू वर्सेस फेयर रिटर्न वैल्यू। जो भी दोनों में से क्या होती है, हाई होती है, उसको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड रेंट के साथ में। उनमें से जो भी कम होता है उसको एक्सपेक्टेड रेंट मान लिया जाता है। फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कवर देखा जाता है। जो भी दोनों में से हाई होगा उसको क्या मान लिया जाता है, GAV मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द वेब बेस्ड फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। तो इसमें से जो वेब बेस्ड फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, विंग्स 2013 है। ठीक है, क्या है, विंग्स 2013। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिगार्डिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग होती है, टैक्स को प्लान किया जाता है। टैक्स क्या होती है, एक मैंडेटरी पेमेंट होती है जो एक असेसी के द्वारा पे की जाती है। किसको पे किया जाता है, जो टैक्स होता है वो किसको पे किया जाता है, गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, टैक्स पे किया जाता है। ठीक है, तो टैक्स की प्लानिंग की जाती है ताकि जो टैक्स हो वो क्या हो, कम से कम आए। तो टैक्स प्लानिंग के लिए क्या जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ये क्या होती है, फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर के लिए करते हैं हम लोग, करेक्ट है। इसका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है कंपेयर टू टैक्स मैनेजमेंट, इसको हम देखते हैं। इसका जो देखो टैक्स प्लानिंग, प्लान हम फ्यूचर के लिए करें तो फ्यूचर का जो बेनिफिट होगा वो किसके अंदर मिलेगा, लॉन्ग रन के अंदर मिलेगा ना। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है इसको एलिमिनेट कर दो। तो जैसे मैंने 3 को एलिमिनेट कर दिया तो ये भी गया, ये भी गया। तो ऑब्वियस सी बात है, टैक्स प्लानिंग का पर्पस क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना होता है। तो फर्स्ट एंड 4 इसका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C जो रहेगा इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग देखते हैं। तो पहली बार टैक्स प्लानिंग क्या होता है, जहां पे प्लान किया जाता है कि किस तरीके से टैक्स को कम किया जा सकता है, उसके लिए प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो वो टैक्स प्लानिंग होता है वो फ्यूचर के लिए की जाती है। और टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट, तो जो टैक्स मैनेजमेंट है, देखो वैसे आप याद रखिएगा मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट एक बड़ा फंक्शन होता है, मैनेजमेंट के अंदर 5 फंक्शन को इंक्लूड किया जाता है, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो मैनेजमेंट वाइड है, लेकिन यहाँ पर उसका रिवर्स है। यहाँ पर जो टैक्स प्लानिंग है वो एक वाइड अप्रोच है, लेकिन टैक्स मैनेजमेंट जो है वो एक लिमिटेड स्कोप है। याद हो जाएगा। टैक्स प्लानिंग के अंदर क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी को कम से कम करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट का, कि लॉ को फॉलो करना, जैसे कि टाइमली रिटर्न भर देना। ठीक है, तो ये टैक्स मैनेजमेंट होती है। तो ये फ्यूचरिस्टिक होती है, लेकिन जो होता है पास से जुड़ी होती है टैक्स मैनेजमेंट। ITR सही से भर देना, सही से प्रीवियस ईयर का रिटर्न मेंशन करना। ठीक है, तो इसका जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग रन के लिए मिलता है टैक्स प्लानिंग का। लेकिन इसका जो होगा वो जैसे कि इंटरेस्ट को अवॉइड कर, इंटरेस्ट भर देना सही से, तो ये आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, द बेनिफिट ऑफ डेट फाइनेंसिंग। डेट को यूज किया जाता है, तो जब डेट को यूज किया जाता है तो हमें पता है डेट के ऊपर क्या पे किया जाता है, एक फिक्स्ड रेट से क्या पे की जाती है, इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है। ठीक है, तो जब हम लोग इंटरेस्ट को पे करते हैं तो हमको क्या मिलती है, टैक्स डिडक्शन अवेलेबल होती है। जब इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है तो क्या अवेलेबल होता है, टैक्स डिडक्शन अवेलेबल होती है, जिससे टैक्स लायबिलिटी क्या होती है हमारी, कम हो जाती है। तो अब जो बेनिफिट होते हैं, और ये कब हम डेट को यूज करेंगे, जब टैक्स रेट क्या होंगी, ज्यादा होंगी, जब हम लोग क्या करेंगे, टैक्स को यूज करेंगे। तो द बेनिफिट ऑफ डेट फाइनेंसिंग ओवर इक्विटी फाइनेंसिंग आर लाइकली टू बी हाईएस्ट। इक्विटी के ऊपर क्या पे किया जाता है, डिविडेंड पे किया जाता है। जो डिविडेंड पे करना क्या होता है, कंपल्सरी होता है। ठीक है, तो डिविडेंड पे करना कंपल्सरी नहीं होता है, इंटरेस्ट पे करना कंपल्सरी होता है। ये एक चार्ज होता है, नहीं पे किया तो केस हो सकता है। डिविडेंड जो होता है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, पे करना जरूरी नहीं होता है।
ठीक है। तो डेट फाइनेंसिंग का फायदा होता है डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स रिडक्शन अवेलेबल नहीं होती, इस पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तो डेट फाइनेंसिंग का क्या बेनिफिट होता है, कब बेनिफिट आप लोगों के पास में होगा, कौन सी सिचुएशन के अंदर होगा, तो जहां पर टैक्स रेट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है वहां पर। तो लो टैक्स है, लो टैक्स, जहां पर टैक्स रेट काफी ज्यादा है वहां पर डेट फाइनेंसिंग का यूज होगा। और जो नॉन इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट है, मतलब कि नॉन इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट, जो टैक्स बेनिफिट है उनको छोड़कर जो बेनिफिट हो गए, ठीक है, तो वो क्या है, लो है। तो इंटरेस्ट बेनिफिट नहीं है इतना, वो क्या है, इंटरेस्ट बेनिफिट को छोड़कर नो लो क्या है, नॉन इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट है, तो वहां पे इसको यूज किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नॉन इंटरेस्ट मतलब कि इंटरेस्ट से रिलेटेड जो बेनिफिट नहीं, जो अनदर फैक्टर है वो क्या है, लो है, तो डेट फाइनेंसिंग को यूज करना सुटेबल रहता है। तो ये था हमारा अभी का सेशन। तो थैंक यू टू एवरीवन।